वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो री एग्जाम हुआ है 2024 में वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली। तो जितने भी स्टूडेंट दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जून के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके यूजीसी नेट हिस्ट्री में एग्जाम में किस तरीके से कितना डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास को। बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं, यहाँ पर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 होता है वो होता है पेपर 1। तो पेपर 1 तो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन होता है, चाहे आपके पास हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस आप देखते हो वो सब किससे होते हैं, 51 से, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन कराती हूँ, इसलिए मैं आप सभी को यूजीसी नेट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से देखो, ये वाला जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन से इतिहासकार ने गियासुद्दीन तुगलक की बिजली गिरने से अकस्मात मृत्यु होने का विवरण प्रस्तुत किया है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से हिस्टोरियन है जिन्होंने कहा था कि गियासुद्दीन तुगलक की मौत बिजली गिरने से हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बर्नी, इसामी, इब्न बतूता या फिर बदायनी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि आपके बर्नी ने यहाँ पर बताया था कि गियासुद्दीन तुगलक की जो मौत है वो बिजली गिरने के कारण से हुई थी। देखो, अगर हम किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों के अपने व्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम गियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो माना जाता है कि इनकी जो डेथ है, इनकी जो मृत्यु है 1325 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर 1325 में तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर इनके मरने का कारण हर कोई अलग अलग बताता है। जैसे कि अभी आपने देखा बिजली गिरने से इनकी मौत हुई थी, ऐसा मानना जियाउद्दीन बर्नी का मानना है। लेकिन कोई कोई कहता है कि गियासुद्दीन तुगलक की मौत जो है ये लकड़ी के मंडप के गिरने से हुई थी। ठीक है, और गियासुद्दीन तुगलक आपको पता है दिल्ली सल्तनत का जो थर्ड डायनेस्टी थी, जो कि तुगलक डायनेस्टी थी, उसके रूलर थे। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक ने और क्या क्या काम किया था, और भी चीज़ें जैसे कि बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता है कि इन्होंने तुगलकाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद जो है सिटी, इसको इस्टेब्लिश किया था, इसकी स्थापना की थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पर कि आखिरकार गियासुद्दीन तुगलक की जो मौत है, जो उनकी मृत्यु है, वो कैसे हुई थी। तो कहीं कहीं पर मेंशन है कि लकड़ी की जो छत थी वो गिरने की वजह से गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी, बट यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी का मानना है कि उनके ऊपर बिजली गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की मौत हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया कि इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि आपका जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1623 का जो हमारा समय था, इनमें से कौन सी जगह पर इन्होंने फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था। कौन सी जगह पर 1623 में आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता ही है कि हम पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी करते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि इस 1623 में इन्होंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगहों पे फैक्ट्री को सेटअप किया था। देखो, अगर हम बात करते हैं 1623 का जो हमारा ईयर है, जो हमारा साल है, इसमें हमारे ब्रिटिशर्स की यानी आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर वो किया था, आपकी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया था। तो वो था आपका सूरत, ब्रोंद, आपका अहमदाबाद, ठीक है, मसूलीपट्टनम, आगरा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अगर मैं बात करूँ तो भारत में अपना पहला जो कारखाना जो आपका यहाँ पर खोला था वो खोला था 1613 में। याद रखना, मैं आपको और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस बार ये क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट टाइम जो यहाँ से भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, तो इसलिए मैं आपको इसके अलावा क्या पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना जो पहला कारखाना जो ओपन किया था वो 1613 में किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था, तो राइट आंसर होगा सूरत में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सूरत में जब इन्हें फैक्ट्री को ओपन करना था तो उसके लिए इन्होंने परमिशन ली थी किससे, उस समय जो रूलर थे वो थे आपके जहांगीर। तो उनकी परमिशन से यहाँ पर इन लोगों ने अपने कारखाना को ओपन किया था, ये आपको याद रखना है। धीरे धीरे ये फैक्ट्रीज आपकी मसूलीपट्टनम में, हुगली में, मद्रास में, हर जगह ये धीरे धीरे आपको देखने को मिलती है। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, 1623 1623 तक आप देखोगे आपकी जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में
आपके इस ऑप्शन में सूरत नहीं है, बट सूरत भी याद रखना। सूरत में, आपके ब्रोच में, अहमदाबाद में, आगरा में, मसूलीपट्टनम में यहाँ पर फैक्ट्रीज को सेटअप कर दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देखो, आप सभी मेरे क्वेश्चंस के आंसर बताने से पहले भी आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ये है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप अभी लाइव सेशन देख रहे हो या बाद में भी आप कभी भी इस क्लास को देखोगे, तो इससे आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, और इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं आप लोग आए, क्वेश्चन देखा और चले गए। पूरी कोशिश करो कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, एक तरफ आपको नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके एरिया दे रखे, कहाँ कहाँ तक किसने क्या किया था। पहला आपका इश्वाकू, कदम, वकाटक और सरपुरी है। तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया, ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है आपके वेस्टर्न डेक्कन में, कृष्णा गोदावरी एरिया में, छत्तीसगढ़ एरिया में, या फिर नॉर्थ डेक्कन में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिक यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश मीडियम में होंगे, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंग्लिश में भी प्रॉपर तरीके से आपको ट्रांसलेट कर सकूँ और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि अगर हम इसको मैच करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतना डीपली आपको किस टॉपिक को स्टडी करना है, ये इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने से ही आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आपका नाम है इक्ष्वाकु, तो ये अगर हम बात करें, इसने अपना विस्तार कहाँ किया था? कृष्णा गोदावरी एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कदम, तो कदम ने किया था आपके वेस्टर्न डेक्कन में, यानी पश्चिमी दक्कन में आपको ये देखने को मिलता है। वकाटक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये आपके नॉर्थ डेक्कन में, और लास्ट है आपका सरपुरी है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ एरिया में। इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 में आपसे पूछा गया आपके गवर्नर जनरल से रिलेटेड, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 का जो हमारा ईयर था, उसमें कौन सी जगह पर स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त मतलब आपका परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी कहाँ पर? ऑब्वियस है कि मैं ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट, आपका रैयतवाड़ी महलवाड़ी सेटलमेंट, जिसको हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। चैनल पे जितने भी फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है बंगाल और बिहार में, बंगाल बिहार उड़ीसा में, बंगाल और मद्रास में, और बंगाल और मुंबई में। तो पहली चीज़ तो यही याद रखना कि आपकी, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपके स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको आप जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हो। ठीक है, और 1793 ईयर भी याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी, ये भी आपको याद रखना है। रही अगर बात की ये स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के बाद ये कौन कौन सी जगह पे फैलाया गया, तो वो था आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, मद्रास भी है, मद्रास भी आपको याद रखना है, मद्रास हुआ, साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल बिहार उड़ीसा मद्रास। चाहे आपका हुआ, मैंने अभी आपको क्या बताया, उत्तरी कर्नाटक यानी नॉर्थ कर्नाटक में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, सारे प्लेलिस्ट के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में आप सभी देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि आपके चोल प्रशासन के समय पर, जब चोल डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, उस टाइम पर आपका एक वर्ड है इरिविर पतन। ठीक है, इरिविर पतन का यहाँ पर मतलब क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नगरों से संचालित व्यापारियों का समूह, पथकर या फिर उपकर का प्रकार, संरक्षित व्यापारिक नगर जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे थे, या फिर आपके नगर निवासियों के आचार संहिता। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो ये टर्म है इरिविर पतन, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका संरक्षित व्यापारिक नगर जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्या है? प्रोटेक्टेड मर्सेंटाइल टाउन विच इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगर हम आपके इस टर्म की बात करें, दे वर सेंटर फॉर द कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स सच एज टेक्सटाइल, आपके स्पाइसेस हुए। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में जो है वो बूस्ट आपको देखने को मिलता है। और किसके सपोर्ट के द्वारा? आपके जो लोकल आर्टिस्ट हुए, ट्रेडर्स हुए और बिजनेसमैन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिस्ट्री में जो टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि टर्म्स से रिलेटेड भी यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो 55 का इस अकॉर्डिंगली आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 56 में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो वो किससे रिलेटेड है, आपके चोल के प्रशासन यानी चोल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमें इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मध्यकाल के शुरुआत में दक्षिण भारत ग्राम जीवन की मूलभूत इकाई उर थी। तो ग्राम जीवन यानी जो विलेज लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, उसकी जो इकाई है, जो यूनिट है, वो उर थी या उर ग्राम सभाओं के साथ साथ ग्राम से भी संबंधित थे। और उर गैर ब्रह्मदया ग्राम था या फिर नाडु सभा नगरम जैसे कॉरपोरेट निकाय राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह का कार्य नहीं करती थी। तो आपको इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है वो सही है, या ए और बी ऑप्शन सही है, सी या डी सही है, ए बी सी सही है, या फिर ए सी और डी। बहुत ध्यान से समझना है, आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ही यहाँ पर क्या होती है, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ते वक्त इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पहला जो कथन है, बिल्कुल आपका जो मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारत ग्राम जीवन की जो मूलभूत इकाई थी वो उर थी, है ना। तो जब आप कभी भी चोल का प्रशासन पढ़ते हो, और चोल का जो प्रशासन वो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने कई बार ऑलरेडी यहाँ पर करवाया हुआ है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उर ग्राम सभाओं के साथ साथ ग्राम से भी संबंधित था। तो बिल्कुल, क्योंकि उर जो ये आपका ये विलेज से ही रिलेटेड है। और जल्दी से कमेंट करके सभी बताएंगे कि यहाँ पर उर का मतलब क्या होता है। उर का मतलब आप देखोगे, आपका चाहे पल्लव डायनेस्टी हो चाहे आपका चोल डायनेस्टी हो, उर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, देखो उर जो है वो गैर ब्रह्मदया आपका जो ग्राम था या फिर नाडु सभा और नगरम जैसे कॉर्पोरेट निकाय राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह का कार्य नहीं करते थे। देखो अगर हम उर की बात करें तो बिल्कुल ये आपकी असेंबली होती थी, है ना। उर क्या होता है, आपके नॉन ब्राह्मण्स की असेंबली होती है। ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। तो इसमें सिर्फ नॉन ब्राह्मण्स आप देखोगे, इनकी असेंबली होती थी। इसी में सारे लोग इकट्ठे होते थे और अपनी सारी जो मीटिंग है, डिस्कशन है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको हमें एक बात क्या समझ आती है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए बी और सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पर उर मैं पहले भी बता चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि ये आपको चोल ये प्रशासन में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको एक बात क्या समझ आई कि उर जो है ये क्या है, ये आपका एक विलेज असेंबली है। इसीलिए ये आपके ग्राम यानी विलेज से भी कनेक्टेड है। किसके समय पर, चोल डायनेस्टी के समय पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, और जो उर है ये सभी जितने भी आपके अडल्ट मेल होते हैं ये सभी के लिए ओपन होता है। चोल डायनेस्टी आप सभी को पता है सबसे लार्जेस्ट डायनेस्टी में से एक मानी जाती है हमारे साउथ इंडिया की, जिसने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रूल किया था। और उर जो है इसी के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आपका ये माना जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो उर आपको क्लियर हो गया और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मैंने यूजीसी नेट की जो प्लेलिस्ट है आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूजीसी नेट में एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ आपको कवर करना है। ठीक है, और कुछ मैंने टर्म्स की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो सारे जितने भी क्लासेस मैंने अभी तक प्रोवाइड किए वो सभी कुछ आपको देखना चाहिए। इससे आपको इजी रहेगा अपने हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है, अकाल की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 1880 में यानी 1880 में लॉर्ड लिटन की जब सरकार थी ने स्ट्रेंची कमीशन को इस्टेब्लिश किया था। सर एथॉर्नी मैक्रोनल की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन का एक वियोग यानी कमीशन गठित हुआ था। इसने वर्ष 1901 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। या फिर 1876 से 78 के समय पर जब आपका अकाल आया था, कहाँ पे, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब को प्रभावित किया था। और 1866 के अकाल ने राजपूताना, पंजाब, मध्य प्रांत और बरार और मराठा वाड़ा को प्रभावित किया था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। क्योंकि देखो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन से 3 स्टेटमेंट, कौन से 3 कथन करेक्ट है। ऑब्वियस है, यानी इसमें 3 सही है 4 में से। तो आपको वही चीज़ बतानी है कि कौन सी बातें आपको यहाँ पर ठीक लग रही है, वो भी किससे, अकाल यानी कि आपके फेमाइन से रिलेटेड। देखो यहाँ पर आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो फेमाइन से रिलेटेड बिल्कुल ठीक है। 1880 में जो चीज़ें हुई वो बात सही है। 76 से 78 में जो बातें हुई सब करेक्ट है। गलत क्या है वो समझने की बात है। लास्ट ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि 1866 की जगह यहाँ पे जो टाइम पीरियड होना चाहिए था वो 1899 का होना था।
तो 1899 से 1900 के बीच में जब अकाल आया था तो उसका असर आपके राजपूताना, पंजाब, मध्य प्रांत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखो यहाँ पर फेमाइन में क्या बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, क्योंकि कई बार जो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हमें पता होती है, लेकिन जो मिस्टेक करते हैं वो ईयर की वजह से हो जाती है। ठीक है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि ईयर भी आपको स्पेसिफिक याद रहे। रही बात, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे मध्य प्रांत में आपके बरार में सबसे ज़्यादा अच्छा डेंजर या भयानक कह सकते हो हमें उस टाइम पर अकाल फेमाइन देखने को मिलता है। और अकाल में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर जो प्राइस हैं वो राइज हो जाते हैं उसके, है ना। सारी चीज़ें जो है वो बहुत महंगी कॉस्टली आपको देखने को मिलती है। इतना ज़्यादा ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम जब अकाल आया था तो अप्रॉक्सली 40 to 55 लाख जो पीपल हैं उनकी डेथ हो गई थी इस फेमाइन की वजह से। तो इसी ये सारी चीज़ें जो है स्टोरीज जो है आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया 1302 में के अंत में या अगले वर्ष की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर आक्रमण के लिए जो सैन्य टुकड़ी भेजी थी जिसकी बुरी तरीके से पराजय हुई थी, उनके सेनापति कौन थे। देखो ओवरऑल ये आपसे यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हैं वो ध्यान से समझो। इसमें इन्होंने आपसे पूछा है 1302 में इसका जो एंड हुआ था या फिर 1303 का जो हमारी शुरुआत हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने आपके जब वारंगल में अटैक करने के लिए जो सेना भेजी थी उसके सेनापति कौन है, ये आपसे पूछा गया है। नुसरत खान, मालिक नायक, उमर खान, मंगू खान, फरुखुद्दीन जौना आपके छज्जू, या फिर कमालुद्दीन गुर्ग। तो जल्दी से बताइए कि वो कौन से सेनापति थे जिसके यहाँ पर भेजा गया था। देखो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, फरुखुद्दीन जौना और छज्जू। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपके 1302 के एंड में या फिर 1303 के स्टार्टिंग का जो अभियान था इसकी शुरुआत में माना जाता है अलाउद्दीन ने खुद चित्तौड़ को क्या किया था, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वारंगल के लिए उन्होंने फिर अपनी सेना भेजी थी और वहाँ पर जो सेना भेजी गई थी वो किसके नेतृत्व में थी, तो उसके जो सेनापति थे वो मैंने अभी आपको बता दिया, फरुखुद्दीन जौना या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं मलिक जौना भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, वैसे नेम है इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन्हें यहाँ पर भेजा गया था और मलिक छज्जू या फिर झूझू भी इन्हें बोला जाता है, ये अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, बट इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 58 का राइट आंसर उसके अकॉर्डिंगली क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3। कई बार हमारे एग्जाम में आता है, लेकिन अगर वहीं आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी के अगर सेनापति पूछा जाए कि इनके सेनापति वैसे कौन है अलाउद्दीन खिलजी के, तो वो कौन है आपके, यस मलिक कुफर की। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। अगर आपसे अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है वो पूछा जाए तो वो कौन थे, तो वो थे आपके मलिक कुफर। जो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ। 59 में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आपको यहाँ पर फारसियन ग्रंथ दे रखे हैं, पर्शियन के टेस्ट दे रखे हैं और आपको बताना है पहले कौन से आए बाद में कौन से आए उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपके तारीख दाऊदी, मनस्वी ए आलमगीरी, तारीख अल्फी या फिर पातशाहनामा। आपको इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले से बाद में, पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको अरेंज करना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी तारीख दाऊदी, मैं इसको इंग्लिश में भी मेंशन कर देती हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। आपसे पूछा क्या तारीख दाऊदी, तो ये आपको पहली चीज़ याद हो गई कि ये आपका एक पर्शियन टेस्ट है। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में ये लिखी गई है। कब लिखी गई थी, 16th सेंचुरी में। ठीक है, और अगर हम बात करें किसने लिखी थी तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अब्दुल्ला ने। ठीक है, इसको लिखने वाले जो राइटर हैं किसने लिखी थी, अब्दुल्ला ने। और ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन से रूलर के समय पर लिखा गया था, जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में अब्दुल्ला ने आपकी तारीख दाऊदी लिखी थी। तो ये नाम के साथ भी आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मनस्वी ए आलमगीरी। तो मनस्वी और आलमगीरी की बात करते हैं। देखो ये जब लिखा गया तो किसके समय पर था, तो ये तो जहांगीर के समय पर लिखा गया। ये लिखा गया था आपके औरंगजेब के टाइम पर। इनके टाइम पर औरंगजेब का टाइम पीरियड आपको पता है 1678 से 1703 ईस्वी या फिर एडी का टाइम माना जाता है। और अगर मैं बात करूं कि इसको लिखने वाले कौन थे, तो वो थे आपके साकी मुस्तैद। साकी मुस्तैद ने ये लिखा था, तो इसीलिए, और ये भी क्या है आपका पर्शियन ही ग्रंथ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम किस तरीके से याद रख सकते हैं टाइम पीरियड के। देखो ये औरंगजेब है, ये जहांगीर है, तो आपको ये एक बात क्लियर है कि जहांगीर पहले आए थे, औरंगजेब बाद में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तारीख अल्फी। देखो तारीख अल्फी की बात करते हैं तो ये कब लिखा गया, ये लिखा गया था अकबर के समय पर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये लिखने वाले पर्सन कौन है, तो इंग्लिश में भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तारीख अल्फी की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके समय पर लिखा गया था, अकबर के समय पर लिखा गया था। ठीक है, माना जाता है ये बुक जो आपकी कंप्लीट हुई थी कब हुई थी, 632 में। और यहाँ पर बताया जाता है कि इसको लिखने वाले कौन थे, इसको लिखा किसने था, तो आपको याद रखना है मुला दौद।
राइट आंसर क्या है, मुलादौद यहाँ पर इन्होंने लिखा है और ये कब लिखा था, जब अकबर यहाँ पे रूल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा है पातशाहनामा। पातशाहनामा बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल सा, और कई बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सभी को पता है कि पातशाहनामा, पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है ये किसके रूलर के टाइम पर लिखा गया था, शाहजहाँ के समय पर लिखा गया। और रही बात तो ये लिखा किसने था, तो ये भी आपने कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब्दुल हामिद लौरी ने ये आपके पातशाहनामा लिखा था, किसके समय पे, शाहजहाँ के समय पर लिखा था। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर अगर अब देखा जाए तो आप यहाँ पर आप जानते हो जहांगीर, तो अगर हम देखें आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, शाहजहाँ और औरंगजेब, यही होता है। तो यहाँ पर अभी हम इसको अगर अरेंज करोगे आप सभी, तो आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि जहांगीर, शाहजहाँ, आपके औरंगजेब और अकबर। तो अकबर सबसे पहले आए हैं, तो अकबर के समय पर यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सबसे पहले आता है। और आपके सारे ऑप्शन को अगर आप सभी देखोगे तो सी ऑप्शन जो सबसे पहले आपको दिख रहा है वो 4th नंबर पर दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि जब आप सभी मुगल एम्पायर का टॉपिक जब स्टडी करने वाले हैं तो इनके प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और इनके समय का जो साहित्य यानी जो लिटरेचर है इसको अच्छे से स्टडी करना, किसके समय पे कौन सा लिखा गया, ताकि इस तरीके के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप सभी इसको अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पर अभी आपने देखा, देखो मैंने आपको इस क्लास में साथ में ये भी बता दिया कि इसको किसके द्वारा लिखा गया था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये आपसे इसके राइटर भी पूछ सकते हैं और राइटर के साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से रूलर के समय पर लिखा था। तो यही सेम क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए बाकी की जितनी भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड की है, पूरी कोशिश करो कि आप लोगों को इसको भी याद करना है, बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहो ताकि आपको सारे जो टॉपिक एंड क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है, विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन करने वाली पुस्तक न्याय तत्व के लेखक कौन है। तो ऑब्वियसली यूजीसी नेट के एग्जाम में हम हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं, इतिहास लेखन से क्वेश्चन आता है, तो बुक्स एंड राइटर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन नाथ मुनि, लगध मुनि, भरत मुनि या राम अनुजाचार्य है। तो आपके जो ये न्याय तत्व की जो ये बुक आप सभी यहाँ पर देख रहे हो, मैं इंग्लिश में भी मेंशन कर दी ताकि आप सभी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो न्याय तत्व की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, इसी के द्वारा, नाथ मुनि के द्वारा। तो नाथ मुनि के द्वारा आप देखोगे कि ये आपके न्याय तत्व को लिखा गया था। और अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड के 823 से 951 का, ये AD या C यानी ईसा पूर्व की बात है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो कि आपके न्याय तत्व जो है वो नाथ मुनि के द्वारा यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, इनमें से कौन से सूफी संत ने हिंदुओं की अहले किताब और वैदों की ईश्वरदिष्ट यानी अवतरित पुस्तक कहा था। मिर्जा महजर, जाने जाना, शेख अब्दुल कदूस, बयाद अंसारी, शाह अब्दुल लतीफ़। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और जितने भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। व्हाट्सअप ग्रुप मैंने यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए बनाया हुआ है, तो आप सभी इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप सभी चाहते हैं कि इसी तरीके से हिस्ट्री के यूजीसी नेट के रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि यस मैम हम सभी चाहते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड आप हमारे इस चैनल पर वीडियो लेकर के आइए, तो ताकि हम इग्नू के हिस्ट्री के वीडियो से रिलेटेड के अलावा यूजीसी नेट की भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करना होगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। और इसी तरीके से फिर मैं आपको हमारे चैनल पर यूजीसी नेट हिस्ट्री की क्लासेस इसी तरीके से देखने को मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी पेड बैचेस यहाँ पे मैंने नहीं रखा है, आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये डाउट था कि मैम हिंदी मीडियम में तो बहुत से चैनल्स हैं लेकिन इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, तभी आपको आगे आने वाले दिनों में यूजीसी नेट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सभी को ज्वाइन करो ताकि अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मिर्जा मजहर जाने जाना। ठीक है, 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में 1855 से 56 में बिहार और बंगाल की किस जनजाति ने कुल्हाड़ी और तीर धनुष से युक्त होकर अपने क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की अस्थायी तौर पर उखाड़ फेंका। होवर मुंड या फिर आपके संथाल, पाइका या भिल। 1855 से 56 की बात हो रही है, बिहार और बंगाल की बात हो रही है। कौन सा ट्राइबल ग्रुप था, कौन सी जनजाति थी जिन्होंने कुल्हाड़ी और तीर धनुष से युक्त होकर अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका था। तो वो थे आपकी संथाल ट्राइब। कौन सी ट्राइब थी आपकी, संथाल ट्राइब। ठीक है,
तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए। इसका ये जो क्वेश्चन पेपर है जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगी, लेकिन उसको ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर आपको एक बात समझ आ रही है, यूजीसी नेट हिस्ट्री की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस को समझो कि कौन से टॉपिक से कितना डीपली आपसे पूछा जा रहा है, तब अपनी स्टडी को स्टार्ट करो। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे। और कोई भी डाउट या क्वेरी इससे रिलेटेड आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। तो यूजीसी नेट हिस्ट्री की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं उस पर लेकर आऊँगी ताकि आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कृष्ण की समर्पित प्रेयसी यानी प्रियतमा के रूप में राधा के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो इसको एक एक करके समझते हैं। देखो आपका सबसे पहले है अष्टांग हृदय संग्रह, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख लेते ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी इजी रहे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसको किसके द्वारा लिखा गया, इसको लिखा था आपके वृद्ध वाग्भट ने। किसने लिखा था, वृद्ध वाग्भट ने लिखा था। कब लिखा था, 500 ईस्वी में लिखा था, 500 एडी में लिखा था, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखने की एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम इन्होंने इस तरीके से पूछा है। नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको ऑप्शनल चीज़ें बता रही हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ से भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अष्टांग हृदय संग्रह आपको समझ में आ गया। इसको यहाँ पर लिखने वाले पर्सन का नाम मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने यहाँ पर इसको लिखा था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे गीत गोविंद, ठीक है। तो गीत गोविंद की बात करते हैं। तो कई बार मैंने आपको यहाँ पर बताया ये आपके लिखा गया था जयदेव के द्वारा। किसने लिखा था, गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। ये आपके एक हिंदू पोएट है। इसमें आपके कृष्णा और राधा और जो गोपी हैं इन सबके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करा गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि आपके कृष्ण की समर्पित प्रेयसी प्रियतमा के रूप में राधा के प्राचीनतम साक्ष्य है। तो इसके अकॉर्डिंग में आपको समझ में आ गया राधा कृष्ण की बात गीत गोविंद में की गई है, यानी बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हर्षचरित के बारे में। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है हर्षचरित लिखने वाले पर्सन का नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने आपकी हर्षचरित लिखी थी और ये 7वीं सेंचुरी के टाइम पर लिखा गया था। और उस टाइम पे जो राजा थे वो हर्ष थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और अगर हम इससे रिलेटेड भी बात करें तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, हर्षचरित के अंदर हर्षवर्धन की बातें बताई गई है। तो ऑब्वियस है आपका ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। लास्ट बचा है आपका ब्रह्मावैवर्त पुराण। देखो इनको लिखने वाले पर्सन का नाम है आपका व्यास। इन्होंने लिखा था, वेद व्यास ने, और ये संस्कृत में लिखा गया, ऑब्वियस सी बात है। और बताया जाता है कि इसके अंदर 276 अध्याय हैं, 276 इसमें चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपके कृष्ण जी और राधा जी के रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड इसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बी और डी ऑप्शन है जिसमें कृष्ण और राधा से रिलेटेड एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। बाकी के बुक्स पे मैंने आपको बता दी किसने लिखी, कब लिखी और क्या क्या बताया। ये सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। क्लियर हो गया। और ये बुक भी आपकी किस में लिखी गई, बहुत बेसिक सी बात है, संस्कृत भाषा में। लैंग्वेजेस भी पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करते रहना, क्योंकि आप सभी का लाइक बहुत कम आता है। और ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, आपके बहुत अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1800 यानी 18th सेंचुरी की बात है तक मराठा राज्य ने 5 बड़े प्रमुख चीफ का परिसंघ बन चुका था। ये 5 बड़े प्रमुख कौन से थे, कौन कौन से थे। पुणे में पेशवा, बड़ौदा में आपके गैडवाल, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो याद रखना एग्जाम में कहाँ कहाँ पर क्या था, आगे पीछे कर सकते हैं। तो पुणे में मैंने आपको क्या बताया, पेशवा बताया, ठीक है। आपके बड़ौदा में मैंने आपको क्या बताया, गहडवाल बताया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके ग्वालियर में, क्योंकि ये नाम के साथ चीज़ें बदल सकते हैं, तो सिंधिया आपको याद रखना है। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में आपके कौन सी देखने को मिलेगा, होलकर। और नागपुर की लास्ट आपके, क्योंकि ये मैच दी फॉलोइंग के थ्रू भी नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसको नोट कर लो, मराठा से रिलेटेड आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो आगे भी लिखा है, पुणे में देखो आपके गैडवाल कर दिया, लेकिन पुणे में मैंने आपको क्या बताया, पेशवा। तो पी से पी याद रख सकते हो ईजी करने के लिए, है ना। तो पी से पी याद कर सकते हो, पी से पुणे, पी से पेशवा हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा है स्पेनिश फ्लू 1918 वर्ष में सबसे पहले भारत के कौन से शहर में पहुंचा था, कलकत्ता में, बम्बई में, लाहौर में या फिर पुणे में। देखो पहले तो आपको ईयर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें याद रखना है 1918, ठीक है। 1918 में हम क्या देखते हैं, हमारा यहाँ पर स्पेनिश फ्लू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिला, आपके मुंबई में,
ठीक है। आपके बॉम्बे में सबसे बड़ी महामारी उस टाइम पर फैली थी, क्योंकि आपको जगह भी याद रखनी है, उसका कारण भी याद रखना है। और ये 1918 में शुरू हुआ था, और अगर हम बात करें तो ये ख़त्म कब हुआ था, तो बोला जाता है नेक्स्ट ईयर 1919 के बीच में, जब आपके जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, जब वो ख़त्म ही होने वाला था, उसके टाइम पीरियड के टाइम पर हम क्या देखते हैं कि ये महामारी हमें देखने को मिलती है कि इसका ख़त्म जो है जितना फैला था, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी जो इतने सारे लोग मारे गए थे, उसमें से ये भी एक कारण माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। 19 से 20 सेंचुरी में चित्रकारी की समृद्धि और विकास के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। आपसे बोला गया है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में हुई थी। कैलीकट चित्रकारी 19वीं सदी के प्रथम तत्वार्थ यानी फर्स्ट क्वार्टर में विकसित हुई थी। 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले भारत माता का चित्र बनाया था, या 1903 में आयोजित कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में रवि वर्मा की चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई थी, और लगभग उसी काल में अंग्रेजों ने उन्हें केसर ए हिंद का यानी 1904 में ही उन्हें उपाधि यानी टाइटल दिया था। ये आपको बताना है। देखो आप सभी को आपके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें याद होंगी या जो भी पता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए। इस क्योंकि आप सिर्फ आए वीडियो देखकर जाओ, उससे अच्छा कि जब आप देख ही रहे हो तो आप साथ साथ में यहाँ पर रिप्लाई भी कर सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो सकता है। ठीक है, इससे आपकी ही प्रैक्टिस अच्छी होगी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में। बात तो बिल्कुल सही है। तो आपका 1854 में हम क्या देखते हैं, आपका कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में। और अगर हम बात करें कि इसके फाउंडर कौन है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्टैब्लिश किया था, इसकी शुरुआत की थी। तो राइट आंसर क्या होगा कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि कालीकट चित्रकारी 19 सदी में सर्वप्रथम फर्स्ट क्वार्टर में विकसित हुआ था, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं आपके 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले भारत माता का चित्र बनाया था, बात बिल्कुल सही है। 1903 में आयोजित कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में रवि वर्मा ने चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई थी, ये बात भी सही है। इसके अकॉर्डिंगली ए, सी और डी ऑप्शन हमारा सही होता है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 में पूछा गया है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भेजी गई सेना को पराजित करने वाला उड़ीसा का पूर्वी गंगा राजा इनमें से कौन था। नरसिंह सेकंड, भानुदेव सेकंड, नरसिंह थर्ड या कपिलेंद्र। तो वो कौन थे, भानुदेव सेकंड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर आप देख सकते हो मैच दी फॉलोइंग आपसे पूछा गया है। आपका शत, सामवेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण। इसमें बलि की व्याख्या की गई है। इसमें पुजारियों की अनुष्ठानों कर्मकांड के संदर्भ में मार्गदर्शन बताया गया है। इसमें जप के निमित्त मंत्रों का संकलन किया गया है। इसमें ब्राह्मण और मनुष्य को संचालित करने की विधि सिद्धांत बताई गई है। आपको बताना है कौन से टेस्ट में, कौन सी बुक में किस चीज़ का विवरण है, किस चीज़ को का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले आपका आता है, तो ये अगर हम बात करते हैं, ये जो ग्रंथ है आपका, इसमें ब्राह्मण और मनुष्य को संचालित करने की विधि के बारे में बताया गया। ठीक है, सामवेद की बात करें तो सामवेद में आपको पता है इसमें जप के निमित्त मंत्रों का संकलन किया गया। यजुर्वेद में आपको पता है इसमें बलि की व्याख्या की गई है। और ब्राह्मण जो है इसमें पुजारियों के अनुष्ठानों और कर्मकांडों के मार्गदर्शन के बारे में बताया गया है। इसके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा है इनमें से किसने कहा कि इतिहास केवल विज्ञान है, ना इससे कुछ कम तथा ना इससे अधिक। क्योंकि देखो हिस्ट्री के बारे में हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो शुरुआत आपके डेफिनेशन से ही होती है कि इतिहास यानी हिस्ट्री को लेकर के किसने क्या क्या चीज़ें बोली है, ये आपको याद रखना है। तो इतिहास केवल जो है वो साइंस है, हिस्ट्री जो है वो एक साइंस है, ना इससे कम है ना इससे कुछ ज़्यादा है, ऐसा बोला गया। किसने कहा था, कलिंगवुड ने, जे.बी. बरी ने, टॉइनबी ने या फिर लॉर्ड एक्सन ने। देखो ये बात बोली थी आपकी जे.बी. बरी ने। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो इसी तरीके से अगर मैं आपको और बताऊं, जैसे कि हेरोडोटस जिन्हें आप फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, तो हेरोडोटस ने, जो कि आपके इतिहास के जनक माने जाते हैं, इन्होंने आपकी हिस्ट्री की कई किताबें लिखी थी। ठीक है, और हेरोडोटस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इतिहास अतीत में हुए जो इंसानों के थ्रू जो काम उन्होंने किए वो उसको मानते हैं। हेरोडोटस का मानना है कि अतीत में हुए मानव के कामों का विज्ञान है। उनका मानना था कि प्राचीन घटनाओं और सबूतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर ही इतिहास की सही व्याख्या हो सकती है। तो अगर ये पूछा था स्टेटमेंट, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, हेरोडोटस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है समग्र इतिहास टोटल हिस्ट्री की संकल्पना किसने प्रचारित की थी? तो वो थे आपके मार्क ब्लॉक। ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अभी तक मैंने इस क्लास में 50 क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 यानी हमने 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करूँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी तरीके से आपको मेरे चैनल पर क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक को भी क्लियर करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में कौन सी टॉपिक जो आप चाहते हैं जो चैनल पर आए और किस में आपको किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज व्हाट्सअप ग्रुप जो मैंने बनाया यूजीसी नेट के लिए आप उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी की अपडेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।